तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे ब्रेन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का साइंटिफिक नेम होता है प्रोजेंसीफेलॉन। प्रोजेंसीफेलॉन प्रोजेंसीफेलॉन बिगेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। हमें पता है ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है वो बिगेस्ट पार्ट होता है। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो होता है हाइंड ब्रेन। स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मिड ब्रेन। अगर हम अपने फंक्शंस के बारे में देखें, जो फोर ब्रेन के फंक्शंस हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं हमारे, जैसे कि मेमोरी, स्टोरेज, इंटेलिजेंस, वो सारे फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और फोर ब्रेन बाकी सारे ब्रेन के पार्ट्स को कंट्रोल करने का भी फंक्शन रखता है। कंट्रोल्स कहीं ना कहीं अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और बाकी जो इंटेलिजेंस वगैरह है वो भी फोर ब्रेन से ही कंट्रोल्ड है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटेलिजेंस और रेगुलेशन भी यहीं से होता है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन में 3 सेक्शंस होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हमारा सेरिब्रम सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। तो जो थैलेमस है उसका क्या काम होता है? जो थैलेमस है वो सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें ईयर, आई, नोज़, स्किन और टंग होते हैं। इनमें से हम पढ़ चुके हैं कि जो आई और ईयर है वो मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये जो बाकी बचे 3 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और जो 6th सेंस है वो भी हमारा मिड ब्रेन था। ये जो बाकी 3 है, नोज़, स्किन और टंग, ये हमारा थैलेमस कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मोटा मोटा फंक्शन। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि स्मेल कौन कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए, नोज़ अगर थैलेमस कंट्रोल करता है तो हमारा स्किन, जो स्मेल वाला है पार्ट, वो भी थैलेमस कंट्रोल करेगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ट कौन कंट्रोल करेगा, वो भी थैलेमस कंट्रोल करेगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो डॉग्स हैं उनका जो थैलेमस होता है वो इंसानों से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। उसी की वजह से वो हमसे ज़्यादा तेज़ चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, सूंघ पाते हैं। उनकी सूंघने की क्षमता हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो और वो स्मेल भी हमसे बहुत तेज़ कर लेते हैं। स्मेल भी तेज़ होता है और टेस्ट भी वो जल्दी पता कर लेते हैं। मतलब उनका जो थैलेमस होता है वो 3 टाइम्स बिगर होता है ह्यूमन से। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा देता हूँ, कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी कैसे समझ पाती है कि 40 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, वो कैसे समझ पाता है? वो हमारा स्किन समझा पाता है। हमें स्किन पे हमें महसूस होता है कि क्या टेम्परेचर है। उसी से हमारे ब्रेन को इम्पल्स मिलता है कि ये टेम्परेचर हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमारा थैलेमस इसमें मदद करता है कि स्किन बता पाए कि क्या टेम्परेचर हो रहा है। स्किन से हम हॉटनेस और कोल्डनेस भी चेक कर सकते हैं, बाहर की चीज़ों की। वो सब थैलेमस ही कंट्रोल करेगा बेसिक। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है ना, वो हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे अलर्टनेस होता है कि किसी ने छू लिया, हाल आप जाग गए, इस तरीके से जो अलर्टनेस है वो भी हमारा थैलेमस ही कंट्रोल करेगा। मतलब जो बाहरी चीज़ें हो रही हैं ना, एक्सटर्नल चीज़ें, वो कहीं ना कहीं हमारा थैलेमस कंट्रोल कर रहा है। और जो आईज़ और ईयर्स वाला पार्ट है वो मैं पता है मिड ब्रेन ने कंट्रोल कर रखा था, और 6th सेंस भी मिड ब्रेन ने कंट्रोल कर रखा था। तो यहाँ पे ख़त्म होता है थैलेमस। थैलेमस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि वो हमारा स्किन, नोज़ और टंग, इन तीनों कंट्रोल करता है। और जो भी इससे फंक्शंस आ सकते हैं वो हमें याद रखने रहेंगे। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो थोड़ा अलग है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फैक्ट बता देता हूँ, फिर उसको समझाते हैं। तो ये डायेंसीफेलॉन क्या होता है? जब मैं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में तो वो था कि डायेंसीफेलॉन होता है आपका थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, ये दोनों को मिला के डायेंसीफेलॉन बोलते हैं। ये हो गया पहला फैक्ट। अब हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस बेसिकली काम क्या करता है। तो हमें पहले जानना होगा कि फीलिंग्स क्या होती हैं और इमोशंस क्या होते हैं। अब आपको ये सेम लगेगा लेकिन ये सेम होते नहीं हैं। फीलिंग्स हैं जो हम बेसिकली फ़ील करते हैं, कोई चीज़ हमने कोई हम चीज़ जैसे मान लीजिए फीलिंग्स क्या हो सकती हैं जो हम फील करते हैं, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, हंगर हो गया, भूख लग रही है, ये हम फील कर रहे हैं ना भाई, हमें भूख लग रही है, फील हो रहा है, प्यास लग रही है, थर्स्ट है, फील हो रहा है, ठीक है, नींद आ रही है, स्लीपीनेस। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो होती हैं फीलिंग्स। और इमोशंस क्या होते हैं? बेसिकली इमोशंस होते हैं कि इन फीलिंग्स की वजह से अब हमारे दिमाग में क्या सोचने पे हम मजबूर हो गए हैं, वो इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस होते हैं जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें इमोशंस होती हैं। कि हमें भूख लगी, ये फीलिंग थी, अब उस भूख लगने की वजह से हम दुखी हो गए, ये सैडनेस, ये हमारा इमोशन है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो फीलिंग्स है ना, कि थर्स्ट है, हंगर है, ये सारी फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो इन सारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो हमारे इमोशंस हैं कि इसके बाद हमें सैडनेस फील होगा या खुशी महसूस होगी, ये सारी चीज़ें ये हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए कि विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स आर फीलिंग्स। तो फीलिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। और जब क्वेश्चन आएगा कि विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस, तो इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय योर सेरिब्रम। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाइपोथैलेमस का एक और काम होता है, इंटरनल टेम्परेचर। जो एक्सटर्नल टेम्परेचर था वो हमारा थैलेमस कंट्रोल करता था, लेकिन जो इंटरनल टेम्परेचर है कि हमारा बॉडी हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बना के रखता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम नहीं होता, हमेशा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो इंटरनल टेम्परेचर का मेंटेनेंस है वो तुम्हारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। अब क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि हेडेक हो रहा है, तो हेडेक किसी की वजह से भी हो रहा हो, लेकिन हमें हेडेक फील हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। कोई स्टमक में क्रैम्प आ गया, जो बेसिकली जो भी इंटरनल फीलिंग्स है ना वो हमारी हाइपोथैलेमस की वजह से हमें पता चलती हैं कि स्टमक क्रैम्प हो गया, हेडेक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अपने हाइपोथैलेमस की वजह से फील हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आर फोर ब्रेन। 80% ऑफ फोर ब्रेन सेरिब्रम होता है ऑफ प्रोसेंसीफेलॉन ही हमारा फोर ब्रेन होता है। तो 80% इज़ बेसिकली सेरिब्रम। इसका जो मेन पर्पस है वो है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी याद करने की क्षमता यहीं से आती है सेरिब्रम से। एंड देन आर memory is what we retain, intelligence is how we deal with stuff, and then emotions। जो हमारे इमोशंस हैं मैंने बताया था हाइपोथैलेमस में,
कि हाइपो जो थैलेमस है दैट डील्स विथ योर फीलिंग्स, कि मैं जो भूख लग रही है, अब उस भूख लगने से मैं जो सैडनेस फील कर रहा हूँ दैट इज़ माई इमोशन, और वो हमारा सेरिब्रम डील करता है। तो फीलिंग्स आर डेल्ट बाय हाइपोथैलेमस एंड योर इमोशंस आर डेल्ट बाय सेरिब्रम। मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं लड़कों से, वो रट्टू तोता भी ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इंटेलिजेंस वी कैन जस्ट से आर कंपेरेबल। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 0.2% सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव होता है लड़कियों में एज़ कम्पेयर टू मेल। सेरिब्रम इज़ मोर एक्टिव इन फीमेल, बट ऑन द अदर साइड बेसिकली क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा होता है लड़कों का, तो सेरिब्रम का जो साइज़ है वही बड़ा होगा, तो इवन इफ इट इज़ लेस एक्टिव वी आर ऑन पार विथ गर्ल्स। फिर आता है हमारा सेरिब्रम का स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो सेरिब्रम ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ये हैं बेसिकली सेरिब्रम के पार्ट्स। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, तो देर आर 4 लोब्स इन आवर ब्रेन, 4 लोब्स। कौन कौन से लोब्स हैं? पहला इज फ्रंटल लोब, मैंने इसको ऐसे याद किया है, फ्रंटल FTPO, FTPO मतलब अब आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, फट से पी लो, फट से पियो, फट से पियो, दारू पियो, फट से पियो, ठीक है। तो फ्रंटल टेम्पोरल, पैराइटल एंड देन ऑक्सीपिटल लोब, देन ठीक है। ये 4 लोब्स होते हैं हमारे ब्रेन के, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एंड देन दिस पार्ट इज आर हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे हम दिनचर्या अपनी गो थ्रू कर रहे हैं, तो कई सारी मेमोरीज़ हैं जो बन रही हैं, हम कोई मोमेंट जी रहे हैं तो वो एक मेमोरी की तरह बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी हो रहा है हमारे ब्रेन में। तो दैट फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी इज़ बेसिकली डेल्ट विथ आर, मतलब हमारा सेरिब्रम ही उसमें पार्ट कर लेता है, और जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो सेरिब्रम से ही बनती हैं। ये 4 जो वो हैं हमारे लोब्स, इन चारों लोब्स को कंबाइंड हम बोल सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड दिस पार्ट इज आर हिप्पोकैम्पस इज डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो जो हिप्पोकैम्पस है उसका काम होता है स्टोरेज ऑफ मेमोरी। अब जो हमारी मेमोरी बनेगी, सपोज हमने एक मोमेंट जिया, तो वो हमने कुछ पढ़ाई करी या कुछ भी किया, तो इफ़ इट इज़ वर्दी ऑफ बीइंग स्टोर्ड इनटू आवर मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क जो परमानेंट स्टोरेज है, देन इट गेट्स स्टोर्ड इन आर हिप्पोकैम्पस। इसमें काफ़ी फिल्टर्ड स्टडी होती है, इसीलिए बोला जाता है कि मोस्टली आप रिवीजन करते रहें बार बार चीज़ों का, क्योंकि आप जैसे कोई चीज़ पढ़ते हैं वो डायरेक्टली हिप्पोकैम्पस में स्टोर नहीं होती है। हिप्पोकैम्पस इज़ योर परमानेंट स्पेस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर तक टिकता है कोई भी चीज़। तो आप जब चीज़ें 2-3 बार दोहराते हैं, बार बार उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो आर ब्रेन थिंक्स दैट ओके दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड देन वी नीड टू लर्न इट, तभी जाके वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है। तो योर हिप्पोकैम्पस इज़ बेसिकली द हार्ड डिस्क। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में जो हमारा हार्ड डिस्क है वो क्या है, वो हमारा हिप्पोकैम्पस है। यहाँ पे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कुछ भी स्टोर होने में, और कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे के बाद ही कोई चीज़ स्टोर होती है यहाँ पे फुल टाइम मेमोरी में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ योर हार्ड डिस्क, दैट इज़ हिप्पोकैम्पस। 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, स्टोरेज हमारा यहाँ पे होता है। और जो 4 लोब्स हैं उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और कितने लोब्स होते हैं ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज़ 4 लोब्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब में क्या क्या काम होते हैं। तो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें बस मोटा मोटा समझना है कि हो क्या रहा है।
कि जो फ्रंटल लोब है वो क्या कर रहा है ना, जब हम जैसे जी रहे हैं अपनी मेमोरीज, तो वो जो मेमोरी है वो एक बना रहा है, मेमोरी फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी कर रहा है कि हाँ ये चीज़ है, इसको स्टोर करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन फॉर्म तो करना पड़ेगा ना मेमोरी को। तो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज डेल्ट बाय फ्रंटल लोब, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोब ऑफ ऑल द 4 लोब्स। फ्रंटल लोब हमारा मेमोरी को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। देन आर पर्सनैलिटी, कि हम किस टाइप के पर्सन हैं, हम कैसे डील करते हैं एक दूसरे से, पर्सनैलिटी। आर डिसीजन मेकिंग, मतलब आप ये समझ सकते हैं दिस इज़ लाइक मैथमेटिक्स ऑफ आर ब्रेन ऑफ ऑल द 4 लोब्स। सेरिब्रम में जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है ना वो फ्रंटल लोब है, ये हमारी मेमोरी को भी फॉर्म कर रहा है, ये पर्सनैलिटी को भी फॉर्म कर रहा है, डिसीजन मेकिंग को भी फॉर्म कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन, आर क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज़ डेल्ट बाय दिस। जो हमारी क्रिएटिविटी है, कितना क्रिएटिव है वो सब भी फ्रंटल लोब ही देख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ योर टेम्पोरल लोब, नहीं टेम्पोरल नहीं, टेम्पोरल व्हील डील ऑन द थर्ड साइड, क्योंकि जो नीचे के 2 हैं ये कहीं ना कहीं एक जैसे ही काम करते हैं, इसीलिए पहले पैराइटल देख लेते हैं। तो पैराइटल लोब हम पढ़ने का ऑर्डर ऐसे रखते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। तो पैराइटल लोब जो है उसका काम क्या होता है, दिस इज द रीजनिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारा डायरेक्शंस है, जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी है ब्रेन की, एवरीथिंग इज डेल्ट बाय पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम कोई भी चीज़ को एक्चुअली रीज़न कर पाएंगे। मैथमेटिक्स पार्ट आपने समझ लिया कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज डेल्ट बाय फ्रंटल लोब, एंड देन पैराइटल लोब जो है हमारा वो डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों से डील करता है। एक क्वेश्चन आता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 स्टार बना देता हूँ, कि जो पैराइटल लोब है ना वो हमारा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से भी डील करता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से डील करता है। इसका मतलब जैसे हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ABCD XYZ, इंग्लिश आती है हमें, हिंदी आती है, बाकी हम कोई और भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, किस तरीके से हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये सब हमारा पैराइटल लोब में स्टोर होता है, ठीक है। इसको याद रखने का एक मतलब ये एक बहुत सही तरीका है एक्चुअली। जैसे आपने देखा होगा किसी को चोट लग जाती है दिमाग पर और उसकी जो याददाश्त है वो चली जाती है, याददाश्त गॉन। तो भाई ये बंदा जिसकी याददाश्त चली गई ये बोलता है अब मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कौन हूँ। ये बोलता है मैं कौन हूँ, कौन हूँ। अब भाई तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो भाई तुम्हें वो लैंग्वेज याद कैसे है जहाँ जिससे तुम बोल पा रहे हो कि तुम कौन हो। भाई लैंग्वेज भी तो तुम पैदा होते नहीं सीखे थे ना, किसी ने सिखाई है, तो तुम्हें वो लैंग्वेज क्यों याद है। तो होता क्या है, जब किसी की याददाश्त जाती है तो बेसिकली हिज हिप्पोकैम्पस पे चोट लगती है, जो परमानेंट स्टोरेज था ना वहाँ चोटल हो गया। लेकिन जो पैराइटल लोब है आपका वो अभी भी इंटैक्ट है। पैराइटल लोब से आप लैंग्वेज अभी भी बता सकते हैं कि हाँ आपको ABCD अभी भी आती है, आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं, आप मतलब आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो आपको लैंग्वेज का ज्ञान अभी भी है लेकिन आपकी याददाश्त चली गई है। हिप्पोकैम्पस पर डैमेज होता है जब आपकी याददाश्त जाती है, पैराइटल लोब इज स्टिल इंटैक्ट। तो ये होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे अगर मान लो पैराइटल लोब पर ही डैमेज हो गया तो क्या होगा, बोलेंगे नहीं, पर मैं बताता हूँ। तो पैराइटल लोब जो है जहाँ पे हमारा बेसिकली रीजनिंग है और हमारा लैंग्वेज है, तो पैराइटल लोब जब डैमेज हो जाएगा ना तो हमें एक बीमारी होगा जिसका नाम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, इसको मैं रेड से गोला मार देता हूँ, क्योंकि डिसलेक्सिया कब होता है, डिसलेक्सिया होता है जब हमारे पैराइटल लोब पर डैमेज होता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, जैसे आपने देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो तारे ज़मीन पर वो जो बच्चा है छोटा उसको डिसलेक्सिया था। उसको अल्फ़ाबेट्स जब वो पढ़ता था तो वो जम्बल्ड दिखते थे, उसे समझ नहीं आता था कि कैसे पढ़ा जाए बुक्स को। तो बेसिकली उसे लैंग्वेज का इतना अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता था, वो लॉजिकली रीज़न नहीं कर पाता था अपने बड़े भाई की तरह। वो टेनिस वगैरह खेलता था, ये नहीं खेल पाता था। तो इसका पैराइटल लोब थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा था इसको। और ये आप लिख ले रहे हैं, तारे ज़मीन पर वाली जो बीमारी है ना वो डिसलेक्सिया थी।
तो जब आपका पैराइटल लोब डैमेज हो जाता है वो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। यहाँ पे आपका लैंग्वेज और रीजनिंग इन दोनों में ही कहीं ना कहीं इशू आने लगता है। तो दिस इज योर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पैराइटल लोब। तो ये जो दोनों लोब्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सेरिब्रम के, फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। अब जो नीचे के दो लोब्स हैं इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। वन इज़ टेम्पोरल लोब एंड अदर इज़ ऑक्सीपिटल लोब। तो टेम्पोरल लोब जो है वो वर्ड से याद आ रहा है, टेम्पोरल लोब। मैंने टेम्प को ब्लू से क्यों लिखा है, आप कहेंगे पागल है। नहीं, पागल नहीं हूँ। टेम्प आप साउंड में सुनते हैं, टेम्पो किसी चीज़ का साउंड, टेम्पो। तो टेम्पोरल लोब का काम बेसिकली हमारा होता है ऑडिटरी फंक्शंस। ऑडिटरी फंक्शंस कब? जब आप सबकॉन्शियस हैं। जब आप कॉन्शियस हैं तब ये नहीं देख रहा है। जब सबकॉन्शियस हैं, जब आप जैसे सो रहे हैं, तो जो आप सुन रहे हैं सोते समय, जैसे कोई आपको बुला रहा है, तो तब ये टेम्पोरल लोब आपका काम कर रहा है। इवन इफ़ यू आर सबकॉन्शियस, इवन इफ़ यू आर कॉन्शियस, तो भी मतलब हर समय आपका टेम्पोरल लोब ऑडिटरी फंक्शंस को देख रहा है, मतलब सुनने वाली चीज़ों को। ऑक्सीपिटल लोब क्या कर रहा है? ऑक्सीपिटल लोब भी इसी तरीके का काम करता है, बस ये विजुअल फंक्शंस को देखता है, विजुअल फंक्शंस को देखता है। और जब आप कॉन्शियस हैं, सबकॉन्शियस हैं, तब आपके विजुअल फंक्शंस को देखने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीपिटल लोब कर रहा है। फिर तो आप बोलेंगे कि सर सेंसरी फंक्शंस जो थे उसमें आपने बताया था कि जो आई है, जो ईयर है, वो तो मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन देखता है। तो फिर यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं कि टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब भी यही देख रहे हैं। तो ये कैसे चल रहा है? बेसिकली ऐसे चल रहा है कि ये जो टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब है ना, ये दोनों कंबाइंड मिलके दे कंट्रोल योर मिड ब्रेन, कंट्रोल मिड ब्रेन। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आप सो रहे हैं, तो सोते समय हर एक आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ नहीं देती। मम्मी बुलाएंगी, अलार्म बजेगा, कोई जगाएगा, ज़ोर ज़ोर से बोलेगा, तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। कोई नॉर्मल धीरे से बात कर रहा है तो आप सोते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो होता क्या है कि जो भी आवाज़ें आपके मिड ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, सिर्फ वही दिमाग रजिस्टर करता है कि हाँ भाई ये मुझे सुनाई दिया, इससे मुझे कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। पर ये फिल्टरिंग का काम कौन करेगा? ईयर के थ्रू तो सारी आवाज़ें जानी है ना। तो टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब वो दो हैं, ये दोनों कंट्रोल करते हैं मिड ब्रेन को कि कौन सी आवाज़ बेसिकली मिड ब्रेन तक जाए ना जाए। समझ रहे हैं कि अरे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भेज दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भेजो। तो ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। पर एग्ज़ाम में क्या आएगा? एग्ज़ाम में आएगा कि ऑडिटरी फंक्शंस और विजुअल फंक्शंस कौन देखता है? ये टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब देखते हैं। ऑक्सीपिटल, ओको का मतलब ही होता है आई, तो आई मतलब विजुअल फंक्शंस, और टेम्पोरल मतलब टेम्पो मतलब ईयर, कहीं ना कहीं ध्वनि से रिलेटेड रहता है टेम्पो, तो ऑडिटरी फंक्शंस। और ये दोनों कंबाइंड होके मिड ब्रेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये हो गए चारों लोब्स और उनका फंक्शन। और हिप्पोकैम्पस का भी हमें पता चल गया कि वो स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट है ड्रीम्स। अब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है? जब हम सो रहे होते हैं ना, तो सबसे पहली बात, आप जैसे सो गए, आपको कोई सपना आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस सपने में बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो क्योंकि अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो कहीं ना कहीं आपका टेम्पोरल लोब काम कर रहा है। आपने जो भी और कुछ ना कुछ दिखाई भी देता है, तो ऑक्सीपिटल लोब भी काम कर रहा है। उस समय आप देखते हैं कि आप हनुमान जी से ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं, तो वो ऑक्सीपिटल लोब काम कर रहा है। फिर हमारा फ्रंटल लोब भी काम कर रहा है, क्योंकि जो भी हम दिन में देख रहे होते हैं, जो हमारी मेमोरीज़ बन रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करता है हमारे सपनों में भी। तो फ्रंटल लोब भी इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आप सपना देख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको हिंदी और इंग्लिश आती है और एकदम से आप चाइनीज़ बोलने लगेंगे, आप हिंदी और इंग्लिश ही बोलेंगे। तो लैंग्वेज का जो ज्ञान है वो हमारा पैराइटल लोब से आ ही रहा है। इसका मतलब है ये ड्रीम्स में चारों लोब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आए कि हाउ आर ड्रीम्स फॉर्म्ड, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? आर एंटायर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के चारों लोब्स हैं वो हमारे ड्रीम्स फॉर्म करने में मदद करेंगे।
हाँ, ये बात है कि जो हमारा परमानेंट स्टोरेज है हिप्पोकैम्पस, उसका कुछ ड्रीम्स में इफ़ेक्ट है नहीं है, इसका इतना ज़्यादा नहीं पता है, पर चारों लोब्स तो इफ़ेक्ट करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लूइड ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लूइड ऑफ ब्रेन। ब्रेन ऐसा तो है नहीं कि खाली है, उसके अंदर कुछ तो भरा भी होगा, कुछ फ्लूइड होगा जो उसको बाहर की तरफ भी एक प्रिवेंशन प्रोवाइड करता होगा कहीं ना कहीं। जैसे आप मान लो एक ये है हमारा ब्रेन, इस पर कोई दबाव लगाए तो ये टूट सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिससे फ्रिक्शन ना रहे। तो ये जो फ्लूइड है हमारे ब्रेन में, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे ब्रेन में भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसका काम मैंने बता दिया, रिड्यूस प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो आ रहा है उसको रिड्यूस करने का काम है इसका। और दूसरा इसका काम है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में भी काम करता है। जैसे मान लो तुम्हारा एक दिमाग कुछ सोच रहा है, एक पार्ट ऑफ ब्रेन, वो दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन के थ्रू सिग्नल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस भी इसी के थ्रू इफ़ेक्ट हो रही है कि आप कितनी जल्दी वो सिग्नल जा रहा है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ही तो सिग्नल जा रहा है। कोई बंदे स्लो रहते हैं कि इतनी जल्दी उनका यहाँ से वहाँ सिग्नल नहीं पहुँचता, कोई होते हैं कि बहुत तेज़ है कि हाँ चलो यहाँ पे कैलकुलेशन हुई, रीजनिंग हुई, सब चीज़ें मिक्स हैं, एकदम मस्त चल रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड। तो इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है थ्रू द कम्युनिकेशन पार्ट, तो ये हो गया फ्लूइड ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोपामीन। तो डोपामीन यार क्या बताऊँ मैं कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए तो जो सिलेबस में वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात, हमें लगता है कि डोपामीन क्या है? डोपामीन है हैप्पीनेस हार्मोन। हमें जो खुशी प्रदान करने वाला हार्मोन होता है वो डोपामीन है, पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डोपामीन इज़ नॉट अ हार्मोन। डोपामीन हार्मोन होता ही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ हार्मोन, दिस इज़ बेसिकली अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, ट्रांसमीटर, वो प्रोड्यूस कर रहा है। उस पार्ट का नाम है प्रोड्यूस्ड बाय हिप्पोथैलेमस, जो हमने पढ़ा था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो वही हाइपोथैलेमस ही इस डोपामीन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये कोई हार्मोन नहीं है, ये बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक केमिकल है। इसको हम बोल सकते हैं हैप्पी केमिकल। जब जब ये प्रोड्यूस होता है तो हमें हैप्पीनेस होती है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई हम काम कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आपने कोई केक खाया, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी, आप कोई भी चीज़ तभी इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ तभी कर सकते हैं जब थोड़ा बहुत उससे डोपामीन रिलीज़ हो रहा हो, हमें उस काम को करने में थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा हो। अब आप कहेंगे सर हमारे पढ़ाई करने में तो बिल्कुल भी डोपामीन रिलीज़ नहीं होता है, हमें तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए होता। ऐसा नहीं होता। जब आप पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस लेके भी पढ़ें, किसी भी तरीके से पढ़ें, पर जब पढ़ लिया 4-5 घंटे तो दिमाग में बहुत अच्छा खासा डोपामीन रिलीज़ होता है कि हाँ यू हैव डन समथिंग सिग्निफिकेंट, और ये करते रहना चाहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आदत भी लगने लगती है पढ़ने की। जब आप पूरे 3-4 दिन तक नहीं पढ़ते हैं तो आपका दिमाग बोलता है कि यार थोड़ा पढ़ ले, वो दैट इज़ गुड। तो वो डोपामीन से ही काम हो रहा है। जब आपको कोई गंदी आदत लग जाती है, जैसे मोबाइल एडिक्शन, तो वो भी डोपामीन का ही गेम है। जब जब आप मोबाइल देख रहे हैं, उसमें नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा करके डोपामीन रिलीज़ होता है। बेसिकली एम्बिग्विटी से भी डोपामीन रिलीज़ होता है कि मतलब जस्ट बाय नोइंग कि हाँ कुछ होने वाला है, शायद हो जाए, तो उससे भी डोपामीन रिलीज़ होता है। इसलिए हम बार बार मतलब चेक करते रहते हैं कि शायद किसी ने मैसेज कर दिया होगा, शायद किसी ने मैसेज कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ों से डोपामीन रिलीज़ होता है। एल्कोहल पीने से डोपामीन रिलीज़ होता है, गांजा वगैरह से। तो मतलब जैसे मान लीजिए अगर पढ़ाई करने से 10 अमाउंट्स का डोपामीन रिलीज़ होता है, तो दैट इज़ 10। और ये डोपामीन बेसिकली डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं दिमाग में। ये ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मतलब ये मेरे को पता है इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो 10 रिसेप्टर्स हैं और 10 अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज़ हो रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ।
हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे जिम जा रहे हैं, तो हमारा सपोज 11 डोपामीन अमाउंट रिलीज़ हो रहा है, तो थोड़ा इतना रिलीज़ हुआ। लेकिन जैसे हम गांजा मारे तो 1000 डोपामीन रिलीज़ हो जाता है एकदम से, बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे ब्रेन को क्या सिग्नल मिला, भाई इस बंदे को इतना ज़्यादा डोपामीन तो रिलीज़ करवाना नहीं है, तो वो डोपामीन रिसेप्टर्स कम कर देगा। फिर जैसे जैसे आप गांजा मारते रहेंगे ना, तो आपको गांजे से ही मिलेगा डोपामीन, बाकी आपको कोई भी और काम करने में मज़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जैसे 3 रिसेप्टर्स थे, अब बचे ही नहीं है। अब ब्रेन ने कम कर दिया डोपामीन रिसेप्टर्स को, क्योंकि आप तो गांजा लेवल का डोपामीन निकालते हैं, राइट। तो फिर वो कहेगा कि नहीं, ये ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको पढ़ाई में और कम मन लगने लगेगा अगर आप ये सारी गंदी आदतों में लगे हुए हैं। तो अब जैसे आपको मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, तो पढ़ाई में और कम मन लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। इससे बचने के लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स में जाना होगा। डोपामिन डिटॉक्स अगर आप सर्च करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप वो सारे काम ना करें जिसमें आपको मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बोरियत में डाल के अपने आप को मजबूर कर सकते हैं अन अन जो वैसे टास्क रहते हैं ना, जो ज़्यादा खुशी नहीं देते, वैसे टास्क को करने के लिए। तो दैट इज़ लाइक डोपामिन डिटॉक्स। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है अपने सिलेबस के लिए। हमें सिलेबस में ये जानना है कि डोपामिन क्या होता है। इट इज़ नॉट अ हार्मोन, इट इज़ अ हैप्पी केमिकल। इट इज़ नॉट अ हार्मोन, हैप्पी केमिकल, और ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। लेकिन ये मैंने बता दिया क्योंकि पढ़ाई ही कर रहे हैं आप, तो वैसी चीज़ें अवॉइड करें जिसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। इससे आप पढ़ाई के थ्रू, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, आपका दिमाग भटकेगा नहीं। जैसे कोई भी एडिक्शन जो होता है वो हमारा डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, जिससे कि फिर हमें बाकी चीज़ों में कम कम मन लगने लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को अब ज़्यादा डोपामिन की आदत हो जाती है। जैसे कि गांजा मारना हो गया, या कोई भी ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, इवन वॉचिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स भी इसी कैटेगरी में आता है। मतलब जो भी ऑब्सीन चीज़ें होती हैं, हम बार बार बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, आपको पता हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट करेगा, और हमें जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करने को रोकेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब हमारा ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हो गया, और बेसिकली ख़त्म ही हो गया है नर्वस सिस्टम भी। बस नर्वस सिस्टम में आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या चल रहा था। हम ब्रेन पढ़ रहे थे, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ आर ब्रेन, नेक्स्ट इज़ आर स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हमने ब्रेन तो पूरा पढ़ ही लिया है, और स्पाइनल कॉर्ड 2 मिनट का है, वो पढ़ लेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कनेक्शन है, जो नर्व्स हैं, जो वायर्ड सिस्टम, जो हमारा पूरा जाल बिछा हुआ है बॉडी में, कि कहाँ से, मतलब कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन आवर बॉडी, कम्युनिकेशन बिटवीन आवर बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ बेसिकली आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको तो आप समझ गए। इसमें हमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, क्या है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में काम करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। दैट इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हम देखना चाहते हैं किस तरीके से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। तो न्यूरॉन इज़ योर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। ठीक है, अब आप कहेंगे नर्व क्या होता है, तो लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स मेक वन नर्व। लैक्स क्रोर्स ऑफ न्यूरॉन्स बिछ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक नर्व बना देते हैं। और कई सारे नर्व्स हमारा कंप्लीट दिमाग और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कनेक्टेड होकर हमारा इधर उधर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारा कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। दीज आर ऑल द नर्व्स। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ योर लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल क्या है बॉडी की, तो दैट इज़ योर न्यूरॉन। यहाँ पे मैं थोड़ा और ऑफ टॉपिक जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि विच इज़ योर स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल इज़ स्पर्म। विच इज़ योर लार्जेस्ट सेल। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में
क्या डिफरेंस होता है? लार्जेस्ट मतलब जैसे रेड फोर्ट लार्ज है और कुतुब मीनार लॉन्ग है, तो लॉन्गेस्ट हो गया न्यूरॉन, लार्ज हो गया तुम्हारा ओवम, एग सेल, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नर्व्स कितने होते हैं? नर्व्स होते हैं 43 पेयर्स। पेयर्स मतलब एक, जैसे हमारे ये ब्रेन है और ये हमारा मान लो कोई हार्ट है, तो एक पेयर ऑफ नर्व्स होगी इस तरीके से। वो हार्ट से, एक जन हार्ट से ले जा रहा होगा ब्रेन और एक जन ले जा रहा होगा ब्रेन से हार्ट, तो दिस इज़ वन नर्व। इसी तरीके से टोटल 43 नर्व्स होती हैं हमारे ब्रेन में। ऐसा नहीं है कि इसके ब्रांचेज नहीं हो सकते, इसके भी बहुत ब्रांचेज होंगे इस तरीके से, धड़ 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 ऐसे लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे पूरा। लेकिन ओवर हम देखें तो ये जो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, दीज आर 43 नर्व्स जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। इन 43 नर्व्स में भी हमें जानना ये ज़रूरी है कि 31 आर स्पाइनल कॉर्ड वाले नर्व्स, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, मतलब ये जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाती हैं, बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ती हैं ये। और 12 जो बची, 2 आर ब्रेन वाली क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल मतलब बॉडी का कोई पार्ट होगा वो जाके हमारे ब्रेन से जुड़ जाएगा। तो 43 नर्व्स होती हैं, पेयर्स में रहती हैं कि 43 पेयर, जिसमें से 31 जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ेंगी, 12 जाएंगी वो ब्रेन में जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्व। अब हमें क्या 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 बचा है देखने को, वो बचा है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और फिर हमारा बचा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड छोटू सा टॉपिक है, इसको यहीं पे निपटा देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का जो स्टेम होता है ना, जिसका लास्ट पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, उसके आगे हमारा जो वर्टिब्रा रहता है, उसमें जो ये एक लाइन रहता है ना, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट किससे होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा से, ब्रेन से पूरा कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे आके हमारी कितनी 31 नर्व्स जुड़ती हैं। क्यों जुड़ती हैं भाई? सारा काम ब्रेन से क्यों नहीं होता? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इतना बड़ा है ना, तो जैसे मान लो आपको गोबर दिख गया सामने, तो अगर गोबर देख के आप हाल के हाल जंप नहीं मारे और सिग्नल ब्रेन तक गया और आपने फिर सोचा, तब तक तो आप गोबर पे पैर रख देंगे। तो आपको एक इमीडिएट एक्शन चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस, एकदम धड़ाधड़ वाला एक्शन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही सिस्टम वो बता देता है कि करना है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही करना है। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने एक गाड़ी वाला ब्रेक मार दिया, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका सोचा जाए दिमाग द्वारा, आंखों से देखा जाए दिमाग द्वारा कि हाँ भाई उसने ब्रेक मार दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा सेरिबेलम बता रहा है कि हाँ अपनी उंगलियों को दबा दो, ब्रेक लगा दो तुम भी। ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो गाड़ी ठुक जाएगी। तो जो भी हाथ है ना, उसको फटाक से स्पाइनल कॉर्ड ही आपका रिफ्लेक्स एक्शन दे देगा कि हाँ ये कर दो। मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेंड रिफ्लेक्सेस होते हैं कि जिस तरीके का आप इंसान है आप वैसे ही काम कर देंगे इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ये जो सिग्नल्स आते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन, इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, हम बिना दिमाग के सोचे हुए कर लेते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली कंट्रोल्स आर रिफ्लेक्स एक्शन। अब आते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे। तो न्यूरॉन का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा। अब ये जो निकले हुए हैं बाल जैसा, और ये जो ब्लैक ब्लैक है वो है हमारी न्यूरॉन की बॉडी, और ये ऐसे, और ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है उसका टेल टाइप का, और इस टेल के बाद भी ऐसे करके थोड़ा बाल बाल टाइप से निकला हुआ होता है। तो ये होता है टोटल हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। थोड़ी सी हम लेबलिंग समझ लेते हैं, उसी के साथ साथ हम समझते रहेंगे कि क्या क्या पार्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ साइटोन, इसी को सोमा भी बोलते हैं, इसी को न्यूरॉन की सेल बॉडी भी बोलते हैं।
तो दिस इज़ आर सेल बॉडी, ये दिस इज साइटोन, दिस इज सोमा, ठीक है। इसी के अंदर प्रोटीन बन रहा है, इसी के अंदर ये जो है वो हमारा न्यूक्लियस है इसका, ये सारा इसके अंदर ही रहता है। ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है, अब ये तो नर्व है, मतलब ये न्यूरॉन है, कई सारे न्यूरॉन्स इधर ऐसे करके एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा, तो कई सारे न्यूरॉन जुड़ेंगे तो एक नर्व बनेगी। अब इसी के जो हेयर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे हर एक सेल के हर एक, मतलब हमारी स्किन के हर एक सेल से जुड़े हैं, हर एक ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ला रहे हैं साइटोन पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो these dendrites are responsible to bring electrical signals to our neurons। ये जो नर्व सेल का साइटोन है, उस डेंड्राइट के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो आ रहे हैं अंदर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आएंगे और वो हमें बता रहे होंगे कि हाँ ये वाली फीलिंग है, तो फिर इसके थ्रू कम्युनिकेट होगा, ये न्यूरॉन्स जुड़ेंगे और ब्रेन तक पहुँचेगी बात, और ब्रेन बताएगा कि अरे भाई इस चीज़ को हॉटनेस बोलते हैं, गर्म लग रहा है, हाथ हटा लो, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो ये डेंड्राइट रिस्पॉन्सिबल है आपके सिग्नल्स को लाने के लिए। ये न्यूरॉन हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो इसकी टेल है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन में एक लेयर रहती है ऐसे करके, ये लेयर इंसुलेटिंग लेयर रहती है, जिससे कि न्यूरॉन्स को डैमेज ना हो। क्योंकि न्यूरॉन्स ना, जैसे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो एक बार बन जाते हैं ना तो दे डोंट रीजनरेट। एक बार वो डैमेज हो गया तो दैट इज़ परमानेंट। मतलब एक बार आपका न्यूरॉन ख़त्म हो गया, नर्व ख़त्म हो गया, तो मतलब वो दोबारा से जनरेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, इंसुलेटिंग लेयर, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, दिस इज़ अ इंसुलेटिंग लेयर, और ये बनी होती है प्रोटीन एंड फैट्स से। अब इसके लिए प्रोटीन और फैट हमें खाना नहीं है। दिस प्रोटीन एंड फैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल। दिस प्रोटीन फैट इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल, जिससे हमारी ये माइलिन शीथ बनी होती है। और माइलिन शीथ हमारा इंसुलेटिंग लेयर है जो कि कवर कर रहा है एक्सॉन को। अब हम देखते हैं श्वान सेल क्या है। ये जो बीच में गोले गोले दिख रहे हैं, ये हैं श्वान सेल, श्वान सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ बचा है तो माइलिन शीथ का यूज़ मैंने बता दिया, इंसुलेशन इसका यूज़ है, और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसफ़र, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसफ़र भी कहीं ना कहीं हेल्प करता ही है कि फास्टर हो, तो ये भी इसका यूज़ है। तो दिस इज़ योर कंप्लीट न्यूरॉन। हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। एक डेंड्राइट जो कि हेयर है, एक एक्सॉन जो कि टेल है, एक साइटोन या सोमा जो कि उसकी सेल बॉडी है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। पूछ लेंगे कि वेदर योर नर्व सेल्स कंटेन न्यूक्लियस, येस दे डू, ठीक है। और उसके बाद श्वान सेल्स प्रोड्यूस द प्रोटीन एंड फैट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक माइलिन शीथ विच इज़ एन इंसुलेटिंग कवरिंग ओवर योर एक्सॉन कम्प्लीटली, ठीक है। और ये जो है वो एक्सॉन के टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। दिस इज़ अबाउट कंप्लीट नर्वस सिस्टम। अब 2 फैक्ट बचे हैं और हमारा ब्रेन ख़त्म हो जाएगा। तो पहला है, एक बार क्वेश्चन आ गया था, मैंने लिखवाया हरियाणा PCS में, तो क्या था कि व्हाट इज़ निसल्स ग्रैन्यूल्स पूछ लिया था। व्हाट इज़ निसल्स ग्रैन्यूल्स? तो निसल्स ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होते। जैसे हर सेल है तो हर सेल को प्रोटीन चाहिए रहता है उसके वर्किंग के लिए। तो ये जो साइटोन होता है ना, इसका हमारे न्यूरॉन का साइटोन जो है, इस साइटोन और डेंड्राइट्स में, ये ऐसे रहते हैं डेंड्राइट्स, ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। कहाँ? साइटोन और, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोन और डेंड्राइट्स में, साइटोन और डेंड्राइट्स में। एक्सॉन में नहीं होते, नॉट इन एक्सॉन। इन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स
granules. These Nissls granules are responsible to make a protein. ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं और ये प्रोटीन से ही बेसिकली हमारा साइटोन चलता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, मान लो ये हमारी स्किन है, इस पे किसी ने पिंच किया, पिंच, तो फिर अब ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे पहले न्यूरॉन पे जाएगा, फिर दूसरे न्यूरॉन पे, तीसरे न्यूरॉन पे, तो इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। कैसे जा रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से यहाँ, तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है, द कनेक्टिविटी बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनेप्स। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिनेप्स क्या होता है। तो सिनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो वो जो गैप होता है वहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। और बस ये दो फैक्ट थे कि जो कनेक्टिविटी है उसको बोलते हैं सिनेप्स, और निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं हमारे जो प्रोटीन फॉर्मिंग ग्रैन्यूल्स हैं। नेक्स्ट इज़, ये पूरा हमारा हो गया तुम्हारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। रिमेंबर कि दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म, सबसे लार्जेस्ट होता है आपका एग सेल, और ये माइलिन शीट होती है विच इज़ एन इंसुलेटिंग कवरिंग। Schwann cells produce the protein and fats required to produce the insulating material, that is myelin sheath, which covers the axon. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फास्टर ट्रांसफ़र करने में भी मदद करता है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स योर रिफ्लेक्स एक्शंस बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि फटाक आपको करना ज़रूरी होता है, आपके कभी भी दिक्कत आ जाए तो। देयर आर 43 पेयर ऑफ नर्व्स, दिस पेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। 43 पेयर में से 31 जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे कंट्रोल करेंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई, आप जब भी दिक्कत में आ जाएंगे तो आपको फटाक से एक्शन चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड होता भी बड़ा है, कितना लंबा है, पूरे बैकबोन में जाता है, तो बैकबोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वरना रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं ले पाते, जिन लोग का बैकबोन वगैरह इशू हो जाते हैं ना, वो रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं ले पाते। तो 31 आर हेयर, 12 आर इन क्रेनियल नर्व्स। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। और न्यूरॉन क्या होता है? दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्व्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द नर्व्स इज न्यूरॉन, उससे ज़्यादा छोटा कुछ नहीं होता। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। बाकी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। और ऊपर जाएँ तो डोपामीन क्या होता है? इट इज़ नॉट अ हार्मोन, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। इट इज़ द हैप्पी केमिकल, इसकी वजह से हम हैप्पी होते हैं। एक चीज़ होता है हैप्पी हार्मोन और एक चीज़ होता है हैप्पी केमिकल। हैप्पीनेस का एक हार्मोन भी होता है, जिस हार्मोन के प्रोड्यूस होने से हमें हैप्पीनेस महसूस होती है, और एक होता है हैप्पी केमिकल। जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो होता है सेरोटोनिन, आगे पढ़ेंगे ग्लैंड्स वाले चैप्टर में। और एक हैप्पी केमिकल होता है, वो होता है डोपामीन। कोई भी ऐसा काम जो हमें एडिक्ट कर दे, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में डोपामीन रिलीज़ होता है, वो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर हमें बहुत ही कम करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो टफ़ काम हैं जिनमें डोपामीन कम रिलीज़ होता है, जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि जिम जाना, जैसे कि जो भी टफ़ लग रहे हैं पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा डोपामीन देंगे हमें, वो हम कर पाएँ, बिकॉज दे आर एक्चुअली गुड फॉर अस। इनसे अगर आपका डोपामीन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं तो उससे हमें बीमारी होती है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा डल पर्सनैलिटी हो जाते हैं। यू जस्ट नीड अ वेरी हाई डोज इन एवरी सिंगल शिट यू डू। इसके लिए डोपामिन डिटॉक्स आप सर्च कर सकते हैं। फ्लूइड ऑफ ब्रेन क्या होता है? फ्लूइड ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, जो कि हमारा प्रेशर से प्रिवेंट करता है और इंटेलिजेंस में भी थोड़ा मदद करता है। ड्रीम्स में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है। चारों लोब्स, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और पैराइटल, चारों इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने देखा कि चारों लोब्स का काम क्या क्या होता है, एक बार इनको रिवाइज कर लें, क्या हम कर ही लेते हैं। तो सेरिब्रम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो 4 लोब्स हैं। हमारा इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमोशंस तीनों सेरिब्रम ही देखता है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। जो फ्रंटल है वो हमारा मैथमेटिक्स पार्ट है। मैथमेटिक्स पार्ट इन द सेंस कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज हो रहा है वो देख रहा है, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो देख रहा है, जो हमारा पर्सनैलिटी है वो देख रहा है, जो हमारा क्रिएटिविटी है वो देख रहा है, सबको दिख रहा है। जो पैराइटल है
वो हमारा रीजनिंग पार्ट है, हमारा लैंग्वेज देख रहा है, हमारा हमारा कम्युनिकेशन, हमें ABCD आती है, हमें हिंदी आती है, वो देख रहा है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग देख रहा है, हमारा डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सब वो देख रहा है, हमारी स्पीड। जैसे मान लो कोई इंसान होता है, वो जस्ट बाय सीइंग अ वॉल वो बता देता है कि यार ये इतनी लंबी होगी, या फिर जस्ट बाय सीइंग अ व्हीकल मूविंग वो बता सकता है कि हाँ यार अप्रॉक्सीमेटली इतनी रफ्तार पे चल रहा होगा। तो ये जो है वो उसका मतलब है पैराइटल इसका बहुत तेज़ चल रहा है, पैराइटल लोब इसका बहुत तेज़ है। तो ये पैराइटल है। टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल ये दोनों ही मिड ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, और टेम्पोरल आपका ऑडिटरी फंक्शंस देख रहा है और ऑक्सीपिटल हमारा आई से रिलेटेड फंक्शंस देख रहा है। हिप्पोकैम्पस ये हमारा हार्ड डिस्क है, स्टोरेज यहीं पर होता है। जो भी मेमोरीज बना रही है हमारा फ्रंटल लोब, वो जाके अगर आप रिवाइज करेंगे उस चीज़ को, अगर आप उसको दोबारा देखेंगे, आपके दिमाग को अगर रियलाइज़ होगा कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस नीड्स टू बी स्टोर्ड, देन इट विल गेट स्टोर्ड इन योर हिप्पोकैम्पस। 0.2% सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव होता है फीमेल्स का, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू स्टडीज़। आगे चलें तो पुराना हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस बेसिकली आपका टुगेदर देखा जाए तो डाइंसीफेलॉन बनाता है। हाइपोथैलेमस इज़ रिलेटेड विद आर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारा लव, हमारा हेट, हमारा घृणा, थर्स्ट, हंगर, ये सारी जो फीलिंग्स हैं हमारी, वो हाइपोथैलेमस देख रहा है। और जो उनके अकॉर्डिंगली हमें इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारा सेरिब्रम देख रहा है। और जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा थैलेमस देख रहा है। जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसमें आई और ईयर मिड ब्रेन देखता है, सिक्स सेंस भी मिड ब्रेन होता है, लेकिन नोज, स्किन और टंग ये हमारा थैलेमस देखता है। यानी कि हमें स्मेल, टेस्ट और ये एक्सटर्नल टेम्परेचर, अलर्टनेस, ये सारा हमारा थैलेमस वाला पार्ट देखता है। डोपामीन कौन प्रोड्यूस करता है? डोपामीन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा पूरा 4 ब्रेन कवर। थैंक यू।